Now we are going to start our new topic, nuclear physics. What we will study in this topic? First, what is nuclear physics? So, a branch of physics, a branch of physics that studies the nucleus of an atom, its structure, properties and changes it undergoes. यहाँ पे दो तरह का changes it undergoes. It's nuclear fusion and nuclear reacts and nuclear fission. ये दो हम लोग आगे पढ़ेंगे. इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव. ये क्या है? एक यूरेनियम एटम है. यूरेनियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. इसके ऊपर भी हमें पढ़ना है आगे चल के कि क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके में. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस, ये सब हमें देखना है. ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. नेक्स्ट, नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. तो सबसे जो बेसिक है वो तो ये है कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है. जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल, हाईली डेंस होता है. हाईली डेंस. और मेजॉरिटी ऑफ एटॉमिक मास लाइज एयर. मेजॉरिटी ऑफ एटॉमिक मास लाई है. क्लियर है? अब प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल ईच अदर करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उन सबको बाइंड करके रखता है. तो इसमें हाई बाइंडिंग एनर्जी हमें जरूरत पड़ता है, जो हमें, और हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. हाई न्यूक्लियर फोर्स, हाई बाइंडिंग एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जो दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है. हाई बाइंडिंग एनर्जी. आगे चल के ये भी आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. तो जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, तो हम जानेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. अभी मैं यहाँ बस रहा, एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटम. रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटम. स्प्लिट एन एटम. जिस एनर्जी से कोई बंधा हुआ है उतना ही एनर्जी लगेगा ना उसे तोड़ने में भी. तो वही एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा जिससे एटम ब्रेक डाउन हो जाए, तो न्यूट्रॉन अलग निकल जाएगा, प्रोटॉन अलग निकल जाएगा. तभी हम अल्फा बीटा गामा रेस के बारे, अल्फा बीटा पार्टिकल्स पढ़ते हैं और गामा रेस के बारे में पढ़ते हैं जब ऐसा होता है. क्लियर? जो ये न्यूक्लियस है, ये ये 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है एटॉमिक रेडियस से. 1000 स्मॉलर टाइम्स स्मॉलर देन atomic radius. Atomic radius 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी न्यूक्लियर सिंबल. तो इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स एलिमेंट सिंबल होता है, ए मास नंबर होता है और जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है. तो पहले हम लोग इसमें बेसिक पॉइंट, किसी भी इन ए न्यूट्रल एटम, इन ए न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन is equal to number of electron, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? अब देखते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है हम लोग देखते हैं. जो हमारा मास नंबर होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यहाँ पे ये दिखा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. और ये होता है मास नंबर, मास नंबर. यही हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर सिंबल में. अब देखते हैं एक लिथियम का एग्जांपल. लिथियम में क्या है, इलेक्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम करते हैं. अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, 7. और 7 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 7 ही है. मास नंबर 7 है क्योंकि हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 4. एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 आ रहा है.
और किसी न्यूट्रल एटम में हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट किसी आयन में देखते हैं, आयन में बस क्या होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सेल से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, और किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उस हिसाब से बाकी सिंबल में कोई चेंज नहीं होता है, न्यूक्लियर सिंबल में कुछ चेंज नहीं होता है, बस चार्जेस का एक अलग से एडिशन हो जाता है। न्यूक्लियर सिंबल में बस ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस आ जाता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। हम लोग जब भी इस चैप्टर में क्या करते हैं ना, हम लोग एब्सोल्यूट मास या एब्सोल्यूट चार्ज यूज नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन है, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनकन्वीनियंट होता है वर्क करना उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है। तो हम लोग रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज निकाल लेते हैं। वैसे तो आप अगर देखोगे तो रिलेटिव एब्सोल्यूट मास क्या होता है, अगर मैं एब्सोल्यूट मास सब पार्टिकल्स का देखूं, एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास क्या है, तो ये 1.607 रेस्ट इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -27 केजी होता है। इसी हिसाब से न्यूट्रॉन का क्या रहता है, न्यूट्रॉन का रहता है सेमी 1.67, इससे थोड़ा सा ज्यादा 10 रेस्ट टू द पावर -27 केजी। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का फिर होता है 9.1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -31 केजी। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ये नहीं लेते, हम लोग इसका एब्सोल्यूट मास नहीं लेते, हम लोग इसका रिलेटिव मास लेते हैं। तो रिलेटिव मास में हम इसे प्रोटॉन को लिखते हैं 1 म्यू, और ये हो जाता है फिर ये भी उसी के बराबर ही ऑलमोस्ट, और ये हो जाता है 0.005 म्यू, एएमयू इसका होता है, एएमयू। तो इसमें 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1 एएमयू जो होता है, 1 एएमयू वो होता है 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, 1 एमयू इसके बराबर होता है। लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास से हमारा फिर क्या होता है, सब चीज सम वगैरह ये सब करना इजी हो जाता है, और हम होल नंबर में फिर कैलकुलेट करते हैं, ये सारा होल नंबर में कैलकुलेट होता है, होल नंबर में। सेम चीज चार्जेस के साथ होता है, सेम चीज चार्ज के साथ, चार्ज में प्रोटॉन को हम +1 ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का -1, और आपका न्यूट्रॉन का 0 ले लेते हैं। इसी सेम तरीके से हम लोग चलते हैं इसमें भी। नहीं तो एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज अगर मैं देखूं, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये होता है अराउंड 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का भी सेम ही होता है, बस -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, पर हम इसे यूज करते हैं, इससे हम अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Now we are going to see the next topic, isotopes, isobars and isotones. What is isotopes? Isotopes some atoms of the same element having same atomic number. Atomic number same होना चाहिए but different mass number. Atomic number same मतलब कि प्रोटॉन का जो काउंट होगा वो सेम होना चाहिए, बट मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो हम वैसे को बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे यहाँ देखते हैं 3 एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन का, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोटोप, जिसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो सबका देखो प्रोटॉन नंबर सेम है 111, मास नंबर चेंज है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो मास नंबर चेंज हो रहा है पर प्रोटॉन नंबर सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो वही बात बोला, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, न्यूट्रॉन डिफरेंट होना चाहिए। न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गई क्योंकि न्यूट्रॉन मास नंबर और प्लस एटॉमिक नंबर से मिलके बना होता है, जो कि हम उसमें माइनस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके सेम होते हैं। आइसोबार्स इस आईजीसीएसई में है नहीं, पर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आइसोबार्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, हैविंग द सेम मास नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर उनका पर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर सेम, और न्यूट्रॉन डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे 20 सी ए मतलब कैल्शियम, और ये इसका 40 मास नंबर है। आर्गन आर्गन 18 और मास नंबर सेम है,
40-40 दोनों के केस में ये भी 40 है, ये भी 40, पर जो प्रोटॉन काउंट है यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 20 है। तो जो आपका कैल्शियम और आर्गन होता है वो एक दूसरे का आइसोटोप्स होता है। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या बोलते हैं? टोन्स मतलब ही होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम्स ऑफ डिफरेंट जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। जैसे एग्जांपल C614 और 7n15 ये कार्बन है और एक है आपका नाइट्रोजन। इन दोनों का न्यूट्रॉन का जो काउंट है वो दोनों 8 8 है। 14 माइनस 6 करते हैं तो वो भी 8 आता है। अगर हम 14 माइनस 6 करें तो वो भी 8 आएगा। 14 माइनस 6 वो भी 8, न्यूट्रॉन का काउंट आ गया। 15 माइनस 7 वो भी 8 आता है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोन। अब अगर क्विक रिकैप में देखें तो हम देख सकते हैं। क्विक रिकैप, पहला है आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है? सेम जी। आइसो मतलब होता है सेम और टॉप मतलब यहाँ पे है प्रोटोन नंबर। प्रोटोन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है आइसोबार। एक सेकेंड। आइसोबार। आइसोबार मतलब होता ही है कि वेट मास को हम बार से डिनोट करते हैं, तो सेम ए एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए। बार मतलब हो गया वेट स्लैश मास। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स, जिसमें होता है सेम एन, मतलब टोन इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का काउंट सेम होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें बेसिकली एटॉमिक, हमारा जो भी एटम्स होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला कि वो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है। एक अल्फा पार्टिकल सोर्स से हम बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास करते हैं और यहाँ पे एक थीन गोल्ड फॉइल होता है और ये वैक्यूम चेंबर होता है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है डिटेक्ट करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में 3 ऑब्जर्वेशन हुआ। इस 3 ऑब्जर्वेशन का मैं आपको डिडक्शन मीनिंग बताऊंगा। इस 3 ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या था? पहला क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आए और इजिली पास हो गए, जैसे जाना था अपना अपना चले गए। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ थे जो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स ओवर 90 डिग्री, कुछ थे जो 90 डिग्री से ज्यादा से डिफ्लेक्ट हुए और इधर की ओर आ गए। तो उसके इन तीनों से आपको एटॉमिक का स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चला मैं वो बता रहा हूँ। डिडक्शन, अगर हम यहाँ पे देखें इसका डिडक्शन, डिडक्शन तो हमें फर्स्ट से पॉइंट से क्या मिला? देखो हमें फर्स्ट पॉइंट से क्या मिला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। क्यों? इससे हमें क्या समझ में आया कि मतलब एटम जो है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एक एटम में ज्यादा जो स्पेस है वो खाली है। फिर सेकेंड पॉइंट से हमें क्या समझ में आया? सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इससे हमें क्या समझ में आया? अल्फा पार्टिकल्स अपने में क्या एक पॉजिटिव चार्ज है। आगे पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिव एमिशन, उसमें 3 पार्टिकल्स पढ़ाऊंगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब पूछा सम अल्फा पार्टिकल्स और डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल खुद में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पक्के से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small region, और वो कहाँ? न्यूक्लियस में। इससे ये बात पता चला। फिर थर्ड,
वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स ओवर 90 डिग्री। इससे हमें क्या डिरेक्शन हम निकालते हैं? इससे हमें डिरेक्शन ये निकाला गया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्मॉल है, डेंस है, और इट कैरीज ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम। इस कारण से ये चीज ऐसा हो रहा है। तभी कुछ क्या होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस अपने पास पॉजिटिव चार्ज बाइंड किए रहता है, तो कुछ एंगल्स से जो होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, 90 डिग्री से भी ज्यादा। इस तीन चीज का यही डिडक्शन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, आगे मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है। प्रॉपरली ऐसा ही पूछा गया डिडक्शन के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रेडियो एक्टिव एमिशन। रेडियो एक्टिव एमिशन में हमें पढ़ना है तीन पार्टिकल जो एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। अब हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। मास इसका 4u के बराबर होता है। 4u मतलब 4 AMU। चार्ज इसके ऊपर +2 का रहता है। इसको आप ये दो सिंबल से डिनोट करते हो, 2He4, या तो आप ऐसे डिनोट करते हो या नहीं तो आप ऐसे डिनोट करते हो, 2α4। ये दो तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स जब एमिट होता है रेडियो एक्टिव एमिशन में। और मास इसका बहुत कम होता है, 1/2000 AMU। बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम। चार्ज क्या होता है, चार्ज इसका -1 होता है। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसका नोटेशन है -1। जीरो मास इसलिए रखे क्योंकि मास बहुत कम हो जाता है, तो अप्रॉक्स जीरो के अलावा। तो -1 ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, और यानी तो -1 बीटा और जीरो, ये इसका सिंबल है, ये दो, एक ये और एक ये। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट गामा रेस। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ना तो कोई प्रोटॉन ना कोई चार्ज, कुछ भी नहीं। मास भी जीरो, कुछ नहीं, चार्ज भी जीरो, नोटेशन भी इसका कुछ नहीं होता है। हालांकि इसका नोटेशन यूज करते हैं इस तरीके से, गामा डिनोट करने के लिए कि गामा इमिट हुआ है। ठीक है। अब लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉन्डर करना चाहिए कि यहाँ पे क्या एक डिफरेंस है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। टाइम लो, पॉज करके देखो कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है जो ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए। तो आप देखोगे, मैं बता रहा हूँ, आप देखोगे कि मैंने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, पर गामा में पार्टिकल्स नहीं, मैंने बोला रेज बोला। रेज क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव है तो मतलब ये रेज है। ये बात बहुत ही छोटी बात है, पर इस बात को ध्यान देना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का। सबसे पहला बात तो ये जो है वो क्या है कि जो आपका आयोनाइजेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन के। अगर किसी का पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो उसका आयोनाइजेशन कम होगा, और अगर किसी का आयोनाइजेशन ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन कम होगा। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गामा रेस का क्या है, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका लेकिन आयोनाइजेशन कम होगा। बीटा का क्या है, मीडियम लेवल पे, तो मीडियम में इसका आयोनाइजेशन भी होगा। अल्फा का क्या है, पेनिट्रेशन तो बहुत ही वीक है, पुअर है, लेकिन इसका आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसे हम फिर से पॉइंट्स में देखें तो इसका तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबका। पहला देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स में हम क्या देखते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन इसका बहुत तगड़ा है, वेरी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन। और ये क्या है, 5 से 10 सेंटीमीटर एयर में रह सकता है, इन एयर, मतलब ये पेनिट्रेशन इसका पावर है। ये इसीलिए ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड बाई सीट ऑफ पेपर। अभी ऊपर हम देखें ना, सीट ऑफ पेपर से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि 5 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं कर पाता है पेनिट्रेट।
इसका पेनिट्रेशन पावर कम है, पेनिट्रेशन इज वीक, पेनिट्रेशन पावर वीक है अल्फा पार्टिकल्स का। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक सीट ऑफ पेपर से ही रुक गया है। ये मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 5 से 10 सेंटीमीटर जा सकता है, 5 से 10 सेंटीमीटर। और ये बीटा पार्टिकल्स का होता है 5 से 10 मीटर ऑलमोस्ट। और गामा तो आराम से पास कर जाता है, ये लीड को भी क्रॉस कर जाता है। अब फिर से देखते हैं, अब बीटा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज। बीटा पार्टिकल, तो ये क्या है, ये मॉडरेट आयोनाइजेशन पावर, मॉडरेट पेनिट्रेशन, मतलब आयोनाइजेशन में ये अल्फा पार्टिकल से तो कम रहता है पर गामा से ज्यादा। और मॉडरेट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में क्या होता है, अल्फा से तो ज्यादा रहता है पर गामा से कम रहता है। मैक्स सबसे हाईएस्ट गामा का होता है पेनिट्रेशन पावर। और ये किसे, ये एब्जॉर्ब्ड बाय थिक एल्यूमिनियम, थिक एल्यूमिनियम से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, गामा रेस पार्टिकल्स नहीं, गामा रेस। तो ये सबसे क्या है इसका, वेरी वीक आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन तो बहुत पुअर है बट स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन। थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब्ड, अगर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय थिक लीड, मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय थिक लीड, एब्जॉर्ब्ड बाय थिक लीड। क्लियर है, ये तीन चीज इसमें हमें देखना था। आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन का, तो अल्फा का आयनाइजेशन ज्यादा तो पेनिट्रेशन कम, और गामा का पेनिट्रेशन ज्यादा तो आयनाइजेशन कम। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी इज डीके इक्वेशन। व्हाट हैपन इन डीके इक्वेशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या, कि पहले तो हमें पता है अल्फा क्या होता है, अल्फा हम पढ़े थे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा में हमें पता होता है कि वो 2 और 4, 2 उसका प्रोटॉन नंबर होता है, 4 उसका मास नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज देखना है, ये 13 C13 से ब्रेक डाउन हुआ है, तो एक तो अल्फा पार्टिकल निकला, तो अब मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा 4, क्योंकि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इस सम के बराबर होना चाहिए। और ऊपर ये 13 है, 13 अब 4 से कितना कम हो गया, 6 + 4 10, और अब 9, 9 + 4 13। तो ये जो भी एलिमेंट होगा ये 4x9, अब हम देख लेंगे किसका 4 प्रोटॉन है और 9 मास नंबर है, वो ये एलिमेंट हो जाएगा। हमें ऐसे पता लगता है अल्फा डीके, हम ऐसे करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में हमें यही पढ़ना है। अब देखो अल्फा डीके क्या होगा, 2 सेम, क्योंकि इसका तो आपको पता है अल्फा में क्या होता है, 2 प्रोटॉन नंबर, मास नंबर 4। अब ये एलिमेंट निकालना है, तो ये ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 90 और +2 92 होगा। अब ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा 231। अब ये एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देख लो या क्वेश्चंस में दिया होगा कि एलिमेंट क्या है जिसका मास एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 231 है। नेक्स्ट बीटा डीके, तो बीटा डीके में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो ये -1 हो जाता है और ये तो 0 ही रहता है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 14। अब ये -1 हो गया तो ये 7, क्योंकि 7 और -1 को ऐड करोगे तो ये आपको 6 मिलेगा। तो नीचे का भी सम सेम होना चाहिए और ऊपर का भी, इन दोनों का भी सम जब आप ऐड करो तो ये एक्चुअल मास नंबर के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, now we will do some questions. These are the questions which have comes in your paper. First question, what are isotopes of an element? Atoms of a different element. जैसे ये different element का बात कह रहा है, ये wrong हो गया, क्योंकि isotopes में क्या होता है, atoms of same element, ठीक है, with different number of neutrons। तो different element पहले जहां जाए वो ऑप्शन तो डायरेक्ट क्रॉस हो गया।
अब सेम एलिमेंट, तो आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटोन। तो ये भी ऑप्शन डी भी गलत हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन तो नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये सी सही है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ होता ही है। C613 और C614 प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, और ये दोनों आइसोटोप्स एक दूसरे के, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? When Rutherford bombarded thin gold foil with alpha particles, he found that some alpha particles were deflected through large angles. Which statement explain this deflection? तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्टेड हुआ, तो मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ये तो रॉन्ग हो गया, एम्प्टी स्पेस होता तो एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन उसका क्या होता है रीजन कि बहुत ज्यादा जो रेज थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, पर इसने बोला लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द गोल्ड एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज इन द गोल्ड एटम इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द एटम, तो ये होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये तो होता ही नहीं, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो ऑर्बिट्स में के अराउंड घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When alpha particles are incident on a thin metal foil, most of them pass through undefeated. What does this observation reveal about the nature of the atom? अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सेम ऊपर वाले की तरह। अब ये बता रहा है कि मोस्ट अनडिफिएटेड पास हो गए हैं, कोई डिफ्लेक्शन उसमें शो नहीं हुआ है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी है तभी तो वो आराम से इजिली पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Radioactive source S emits alpha particles, beta particles, and gamma rays. A detector is placed 5 centimeter away from S. A thin sheet of paper is placed as shown in the diagram. Which emission from the source can be detected? तो हम जानते हैं अल्फा का क्या होता है, अल्फा 5 सेंटीमीटर रेंज तक ही बस रहता है और थिन शीट ऑफ पेपर से एब्जॉर्ब हो जाता है। और हम पढ़े थे बीटा किससे होता है, बीटा एल्यूमिनियम फॉयल से, और ये 5 से 10 मीटर जा सकता है। और गामा होता है वो लीड से, थिक लीड से एब्जॉर्ब होता है, फिर भी उसको क्रॉस कर जाता है। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स तो एब्जॉर्ब हो जाएगा थिन शीट ऑफ पेपर से, तो सिर्फ पास क्या होगा, बीटा और गामा रेज ओनली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट। ये सारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विच रो shows the relative ionizing effect and penetrating abilities of alpha particles and beta particles? देखते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़े हैं आयोनाइजेशन का, हम क्या पढ़े हैं, आयोनाइजेशन में क्या होता है, अल्फा का ज्यादा, फिर बीटा का, फिर गामा का, और पेनिट्रेशन जस्ट अपोजिट है। आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पेनिट्रेशन गामा का ज्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा ग्रेटर देन बीटा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अल्फा लेस देन बीटा ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इन दोनों दो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। पेनेट्रिंग एबिलिटी अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं, अल्फा लेस देन बीटा ये सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड रेडिएशन। व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन? तो इट्स अ टाइप ऑफ रेडिएशन which can be measured which can be measured without any radioactive source, without any radioactive source। वो होता क्या है, ये जो है ये उसी चीज के लिए है,
यहाँ पे क्या होता है, जब भी रेडिएशन इस चीज पे फॉल होता है तो ये जो मशीन होता है ना, ये बिप बिप करता है कि पता चल जाए कि हाँ रेडिएशन आ रहा है, कुछ ऐसा कि नहीं। क्या क्या होते हैं सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन? कॉस्मिक रेज एंड सन्स। कॉस्मिक रेज से बहुत सारे ऐसे रेज आते हैं जिससे बैकग्राउंड रेडिएशन क्रिएट होता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स ये सब रॉक्स बन रहे होते हैं। रेडॉन गैस इन एयर। फूड एंड ड्रिंक्स में भी होता है, जैसे पोटेशियम हो गया K40। कार्बन के कुछ आइसोटोप्स हो जाते हैं C14, ये सब। हॉस्पिटल्स में तो होता ही है, बहुत सारे थेरेपी होते हैं जिसमें रेडियोथेरेपी हम बोलते हैं, CT स्कैन होता है, MRI होता है। उन सब से भी बैकग्राउंड रेडिएशन रिलीज होता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से तो होता ही है, क्योंकि वहाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो वहाँ पे यूरेनियम को ब्रेक डाउन करके जो किया जाता है, लेकिन उसमें यूरेनियम यूज नहीं किया जाएगा विदाउट एनी रेडियो एक्टिव सोर्स, तब हम बोलते हैं उसको सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन में ये सारे आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ डिके। व्हाट डू वी स्टडी नेचर ऑफ डिके? फर्स्ट थिंग इज दैट रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ साथ। ऐसा पहले अगर मान लो 250 हो गया तो उसका हाफ हो जाएगा, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, वो डिक्रीज करते जाएगा डिकेइंग। वो रैंडम होता है, हर एक जो ये है, ये दो में ब्रेक डाउन, कौन सा एटम ब्रेक डाउन होगा वो 50% चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है 50%। कोई भी रैंडमली ब्रेक डाउन हो सकता है, ये कुछ नहीं पता कभी ये या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, कोई भी ये रैंडम है, ये रैंडम प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस है, कब होगा ये भी नहीं पता है, ये स्पॉन्टेनियस है, होता है, इरप्टली होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होते हैं, ये सारा चीज होता है नेचर ऑफ डिके में। Next topic is half-life. In this topic, we will study what is half-life and what is the importance of half-life. Let's start. First of all, what is half-life? It is the time taken for half the radioactive nuclei in a sample to decay. हम लोग जानते थे, अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, वो क्या रेडियो एक्टिव डिके क्या है, रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है, तो मतलब हर एक का 50% चांस है। हाफ लाइफ भी वही होता है कि वो कब, मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग में मान लो 1600 है, कोई भी आइटम, मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का बात हो रहा है, तो कब हाफ होगा, हाफ होने में 800 होने में उसको जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है, एक गिवन आइसोटोप के लिए ये कांस्टेंट होता है। अगर हम देखें C13, C14, ये सारे आइसोटोप्स के लिए कांस्टेंट होगा, कार्बन के हर एक आइसोटोप्स के लिए कांस्टेंट होगा। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन से इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाफ लाइफ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, नहीं, वो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। उसी का इलिस्ट्रेशन है यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 ग्राम से 5 ग्राम हो रहा है, मतलब 50% इसका रिड्यूस हो गया। फिर 50 से 25, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम से 1.25 ग्राम। अब ये क्या होता है ना, ये कर्व कभी भी इसको टच नहीं करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये टच नहीं होता है, अगर मैं दिखाऊं तो ये टच नहीं होता है, ये ऐसे स्ट्रेट रहता है, टच नहीं होता है, एसिम्टोट की तरह ये बनता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता रहना चाहिए, वो क्या है, जो डिके होता है, डिके डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है, कर्व नेवर अप्रोचेस अप्रोचेस जीरो, अप्रोच अप्रोचेस जीरो एसिम्प्टोटिकली, मतलब कभी टच नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा इसके पास और पास होते जाएगा पर टच कभी नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस है, कौन सा एटम आपका डिके होगा ये आपको नहीं पता, वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 16 से 1 हाफ लाइफ के बाद 8 रेडियो एक्टिव एटम हो गया, ये सब डिके कर गए।
अब ये रैंडम है, ये हो सके ये हो सकता था, पर यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन है। फिर क्या हुआ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 8 से 4 हो गया, फिर थर्ड हाफ लाइफ क्या 4 से 2 हो गया, फिर क्या हो गया 1 रेडियो एक्टिव एटम हो गया, फिर 1 से 0.5 होगा, ऐसे डिक्रीज करते जाएगा, एब्सोल्युटली जीरो रीच नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब इसका एक फॉर्मूला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उससे पहले एक चीज हम लोग मिस कर गए, इसका नोटेशन। इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन ये होता है टी हाफ, व्हाइट में लिख देता हूं टी हाफ, तो ये हाफ लाइफ को डिनोट करता है। अब आते हैं देखते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, हालांकि बिना फॉर्मूला यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर फॉर्मूला से बस वो चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फास्ट में आप कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ, ये इसका फॉर्मूला है। आपको आईजीसीए में सीएससी में ये पढ़ना नहीं है, पर इससे हेल्प करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एन टी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम टी, कितना नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम टी पे, ये तो हाफ लाइफ होता है, ये टाइम दिया रहेगा कि कितने टाइम पे कितना बचेगा, डिके होने के बाद इस टाइम के बाद कितना रहेगा। एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, एन नॉट। अब आते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट का ही पार्ट है। हाँ, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिस्मथ 210 डिके बाय बीटा पार्टिकल इमिशन टू एन आइसोटोप ऑफ पोलोनियम, कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट दिस डिके। तो ये तो अभी हम पढ़े ही थे, डिके में हम लोग क्या जानते हैं कि जो ऊपर का मास नंबर होना चाहिए और जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बीटा में ये क्या होता है, ये -1 रिलीज होता है और ये 0 होता है। ये -1 हुआ है तो ऑटोमेटिक से 84 हो जाएगा, तब जाके 84 और -1 क्या होगा 83, सेम है 83 83, और ये 210 है तो ये भी 210 हो जाएगा। बस ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, a radiation detector is placed on a bench in a laboratory where there are no artificial sources of radiation. The detector is switched on. In 7 1-minute periods, the detector displays these reading. बता रहा है ये सब रीडिंग मिला उसे 24 22 25 21 20 24। Explain why in the absence of any artificial source there are readings on the detector suggest one origin of this effect। तो बोल रहा है ऐसा क्या हुआ होगा जो इसके कारण एक ऐसा सोर्स बताना है जिसके कारण से आपको रीडिंग्स मिला है, कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे बैकग्राउंड रेडिएशन में, ये चीज हम लोग देखे थे। देखो, बैकग्राउंड रेडिएशन यही तो होता है, रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड विदाउट एनी रेडियो एक्टिव सोर्स। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, कॉस्मिक रेज एंड सन, रेडन गैस गैस इन एयर। तो यहाँ पे आप कुछ भी पॉइंट मेंशन कर दो। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कॉस्मिक रेज, रेडन गैस गैस इन एयर। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द रीडिंग ऑब्टेन्ड आर नॉट ऑल द सेम। वो क्योंकि क्यों, बैकग्राउंड रेडिएशन के कारण वो फिक्स नहीं होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ इज 5 days। हाफ लाइफ दिया है आपको टी हाफ,
जब भी सॉल्व करना चाहिए पहले जो गिवन होता है वो लिख लेना चाहिए। गिवन क्या है? टी हाफ, वो क्या है? 5 days। फिर बोल रहा है detector, a sample of bismuth 210 is brought close to the detector and in one displayed and in 1 minute the reading displayed is 487. The equipment is left in the same place for exactly 10 days. Predict the reading in 1 minute period at the end of this time. तो क्या है? पहले इसका क्या है? रीडिंग शो कर रहा है 487। हाफ डे 5 डेज, तो मतलब ये क्या हुआ? 487 से 5 days में हाफ हो जाएगा। तो अगर हम 487 का कैलकुलेट करें, एक सेकेंड, 487 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 243.5। अब इसे फिर, क्योंकि फिर हाफ डेज, क्योंकि 10 डेज कह रहा है ना, तो एक हाफ डे कितना होगा? 5 days का, और फिर हम हाफ करेंगे क्योंकि 10 days है, 5 5, तो फिर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 243.5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 121.75। ये इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। तो रीडिंग जो होगा वो क्या होगा? रीडिंग होगा 121.75। ये इसका रीडिंग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, रीडिंग इक्वल टू। अब इसे आप फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे? एन टी, हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एन टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ। अब एन टी क्या है? जो नंबर ऑफ अनडिक्लेयर्ड निकली। एन नॉट इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर क्या है? 487, और हाफ टी क्या दिया है? 10, और टी हाफ क्या होता है? 5। अब ये क्या हो जाएगा? 487 टाइम्स 1/2 raised to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा? 487 डिवाइड बाई 4, और ये आएगा सेम 121.75। सेम आंसर है। फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाफ लाइफ में सेकेंड इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ दिया जाता है और आपको हाफ लाइफ बताना पड़ता है आइसोटोप का या किसी भी न्यूक्लियर एटम का। तो हम देखते हैं क्या है। इनिशियली ये ऑलमोस्ट अराउंड, अगर ये 200 है तो 1 2, अगर मैं इसे जूम करूं, अगर जूम करो तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 230 के आसपास। तो अब 230 का हाफ क्या होगा? डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 1, और 5, 115 होगा। तो अब देखो ये 115 पे कहाँ जा रहा है? 100, और ये है 110, तो ऑलमोस्ट इसके बीच में जाएगा, और ये ऑलमोस्ट यहाँ के अराउंड मिल रहा है 110। तो अब देखो हमें इसे इसका बताना हाफ लाइफ क्या होगा, कि ऑलमोस्ट 1.5 आ जाएगा इसका आंसर, कि 1.5 मिनट्स में ये हाफ 230 से हाफ हो गया, 110 पहुंच गया। 110 कितना पहुंचा? 1.5 मिनट्स में। तो ये इसका हाफ लाइफ है। अब अगर 1.5 मिनट्स में हाफ पे पहुंचा है, तो अब डबल कितना हो जाएगा? 3 मिनट्स। अब ये 3 मिनट्स में कहाँ पहुंच गया? 110 का भी हाफ, तो वो कितना होता है? 2 5 या 10, 55। तो ऑलमोस्ट देखो ये 55 ही है, ये रीडिंग 55 के ही आसपास है। तुम्हारा आंसर भी सही है। अब नेक्स्ट देखें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज डिकेइंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। A sample of radioactive isotope is decaying. The nuclei of which atom will decay first? क्या होगा इसका ऑप्शन? It is impossible to know because radioactive decay is random. ये बात सही है। It is impossible to know unless the age of the material is known. नहीं। The atoms near the center will decay first. नहीं।
वो तो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई सा भी डिके हो सकता है। एटम्स नियर द सरफेस विल डिके, नहीं, ये भी नहीं, प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस आंसर ए होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू नो विच रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम। और हम लोग पढ़े थे डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रैंडम होता है। हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे, रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये हम लोग यहाँ पढ़े थे न्यूक्लियर डिके में, ये रहा, हम लोग पढ़े थे। वो डिक्रीज करता है ओवर टाइम, रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी क्लियर है? नेक्स्ट, अ रेडियो एक्टिव सोर्स, एक सेकेंड, अ रेडियो एक्टिव सोर्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 0.5 आवर्स। ये इसका हाफ लाइफ है 0.5 आवर्स। A detector near the source shows a reading of 6,000 counts per second. Background radiation can be ignored. What is the reading on the detector 1.5 hours later? इसमें कितना हाफ लाइफ हो गया? हम जानते हैं एक हाफ लाइफ का क्या पीरियड है। हाफ लाइफ का पीरियड है 0.5 आवर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 1.5 आवर, तो ऑलमोस्ट 3 हाफ लाइफ है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली 3 हाफ लाइफ है। तो 3 हाफ लाइफ है। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये 3 हाफ लाइफ है, तो हम एक हाफ लाइफ में क्या होगा, हाफ होगा। तो 6,000 का हाफ क्या हो जाएगा, 3,000। फिर हाफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1,500। और फिर ये हाफ होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, 750। ये काउंट रह जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद है, और ये आपका सेकेंड हाफ लाइफ, और ये जो है ये थर्ड हाफ लाइफ। तो 750 काउंट्स पर सेकेंड। इसे हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। एन टी इक्वल टू एन नॉट हाफ टी अपॉन टी हाफ। तो एन टी क्या दिया हुआ था, ओरिजिनल काउंट क्या है, काउंट मतलब वही न्यूक्लियर का काउंट, तो 6,000 है, रहने देते हैं। हाफ, और टी कितने देर में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टी आपका 1.5 आवर लेटर में कितना होगा, तो हम यहाँ रख देते हैं 1.5। और टी हाफ क्या दिया हुआ है, 0.5, तो डेसिमल 0.5 से पॉइंट से पॉइंट किया, और ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6,000 अपॉन 1/2 रेज टू दी पावर 3। और 1/2 रेज टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा, 1/8। ये आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना m/n रेज टू दी पावर सी। तो ये क्या होगा, m/c अपॉन n/c। और 1 का पावर 3 भी 1 ही होता है। अब अगर 6,000/8 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 750 काउंट। एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप emits particles at a rate of 240 per minute। ठीक है, आफ्टर 48 hours the rate of emission has decreased to 15 per minute। what is the half life of radioactive material? अब हाफ लाइफ पता लगाना है। पहले के क्वेश्चन में क्या था, हाफ लाइफ दिया हुआ था और हमें पता लगाना था कि कितना न्यूक्लियर डिके करेगा, कितना बचा है, मतलब डिके करने के बाद कितना बचा है। अब लेकिन हाफ लाइफ ही पता लगाना है, तो देखो क्या हो गया, पहले देखते हैं। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, एन टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ। अब एन टी क्या दिया हुआ है, 240, emits particle at the rate of 240 per minute। After 48 hours, the rate of emission has decreased to 15 per minute। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, 240,
फिर क्या हो गया 15 और हाफ, और कितना टाइम लिया 48 आवर्स। तो हमें टी हाफ बताना है। ठीक है, तो अब दोनों तरीका मैं बताऊंगा, पहले न्यूमेरिकल से बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल से तो अब इजी हो गया, अब बस सॉल्व करना है 15। अब इस चीज को बस सॉल्व करना है, इसमें मे भी लॉग का यूज हो, तो इसलिए अगर इससे नहीं जाना है तो मैं डायरेक्ट लॉग का यूज होगा और कुछ नहीं, इक्वेशन हो गया क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं बिना उसके सॉल्व करना डायरेक्ट, अगर कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो वो हम क्या जानते हैं, वो क्या बोला है, पहले क्या हो रहा था 240 था, और फिर वो चेंज हो गया, जो काउंट हो रहा है वो चेंज हो गया, डिक्रीज टू 15 पर मिनट। तो ये कितने देर में हुआ, ये प्रॉपर टाइम लिया 48 आवर। पर देखते हैं ये होता कैसे, होना चाहिए था क्या, 240 से पहले इसका हाफ होना चाहिए था। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होता, 240 से 120। अब फिर क्या होता सेकेंड हाफ लाइफ में, 120 से 60, क्योंकि हाफ में ही डिके करता। फिर 60 से क्या होता 30, ये थर्ड हाफ लाइफ में होता। अब फिर क्या होता 30 के बाद ये 15 होता, फोर्थ हाफ लाइफ में। तो हम क्या समझे, फोर हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इक्वल वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 48 आवर। तो वन हाफ लाइफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/4, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 4 जा 48, तो मेरा आंसर आ गया 12 आवर। ये मेरा आंसर है, और ये इस फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करेंगे तो यही सेम आएगा 12। कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, हाफ लाइफ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूजेस ऑफ हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, पहला होता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे हम एज फाइंड करने का काम करते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स ये सब फाइंड करने का काम होता है। यानी तो हम आर्कियोलॉजिकल में ये यूज होता है, मे भी आर्कियोलॉजिकल का स्पेलिंग सही नहीं होगा, पर इसलिए ये यूज होता है। मेडिकल यूजेस में तो सबको पता है, कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे एक होता है ये कीमोथेरेपी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप्स यूज होता है, आइसोटोप्स यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस स्लैश ट्रीटमेंट। न्यूक्लियर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट में होता है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, हाफ लाइफ का ये तीन जगह बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग पढ़े थे तीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स और एक रेस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस। अब हम देखना है कि इन तीनों का कैसा बिहेवियर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और कैसा बिहेवियर रहता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम पहले स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका बिहेवियर देखते हैं। तो अगर मैं इसे जूम करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है। तो पहला चीज हम देखिए कि अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, क्यों, हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है 2 अल्फा 4, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव इसमें चार्ज डेवलप होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वैलिड रीजन है। और हम जानते हैं बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, बीटा होता है -10, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। और गामा क्या होता है, गामा का जीरो मास, जीरो चार्ज, नो चार्ज नो मास, तो ये इसलिए गामा रेस क्या है अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, उसको कोई मैटर नहीं करता है कैसा फील्ड है, अनडिफ्लेक्टेड, गामा रेस अनडिफ्लेक्टेड है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है कि जो बीटा पार्टिकल्स है वो तुरंत ही ऐसे टर्न ले लिया, जबकि अल्फा को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है टर्न लेने में और इतना टाइम लेके जा रहा है,
इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का सिंपल रीजन है, जो बीटा है वो बहुत ही कम मास का है, ऑलमोस्ट अराउंड 0 मास है। पर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हेवी मास है, 4 यू हम बोलते हैं, 4 एमयू इसका मास होता है, इसीलिए डायरेक्टली टर्न हो जाता है और इसको टाइम लगता है। आते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एक सेकेंड, इसे मैं इरेज करता हूँ। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले मैं बता दूं मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि वो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इसके अंदर पास हो रहा है, ऐसे इसका डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है। अगर यही डॉटेड रहता, डॉटेड का मतलब होता है कि वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है, गामा तो हमें पता है क्योंकि गामा में ना कोई चार्ज नो मास, तो ये अनडिफ्लेक्टेड रहता है। यहाँ इस केस में भी अनडिफ्लेक्टेड रहता है। और बीटा डायरेक्ट टर्न हो जाता है और अल्फा ऐसे मूव करता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। इससे पता चलेगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है फोर्स, ये लेफ्ट हैंड का है, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन होगा तो करंट का ये डायरेक्शन होगा। तो हम देखते हैं हमें किस तरफ फोर्स लगेगा, अल्फा पार्टिकल्स क्यों ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अभी हम उसकी देखते हैं। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं दिखाता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता था। फोर्स थंब में शो करते थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता था, और ये आपका करंट का डायरेक्शन जो जो आपका थर्ड फिंगर है। अब उसी से हम यहाँ देखते हैं। अब ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। याद करो हम लोग करंट का डायरेक्शन पढ़े क्या थे? करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है वही फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट में भी हम लोग क्या पढ़े थे? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? वैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, पर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनली है। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो हमारा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फिंगर शो करता है? ये सेकेंड। तो हम भी देखो वही कर रहे हैं, फील्ड को इधर अंदर की ओर मूव करा दिए। ये जो फिंगर है आपको दिख रहा है ये फील्ड का है, फील्ड को मैं अंदर की ओर मूव करा दिया हूँ, फील्ड है। अब ये क्या हो जाएगा? जो इधर वाला फिंगर है ये क्या आपका शो कर रहा है? करंट का डायरेक्शन, करंट का। और करंट यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। करंट क्या शो कर रहा है? आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब हमें देखना है फोर्स किधर की ओर लगेगा। तो फोर्स किधर लग रहा है इसका? देखो थंब फिंगर किधर की ओर है? अप साइड की ओर है। तो फोर्स ऊपर लग रहा है क्योंकि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पढ़े। फोर्स थंब का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का बताता है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स ऊपर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन बीटा पार्टिकल्स नीचे क्यों? बीटा पार्टिकल्स में क्या हो? करंट का डायरेक्शन, बीटा पार्टिकल्स क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। तो बीटा पार्टिकल्स में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब इधर की ओर जा रहा है तो बीटा पार्टिकल्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो देखो अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे करें, ये ऑलमोस्ट इधर की ओर चला जाएगा करंट का डायरेक्शन। ये करंट का डायरेक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव चार्ज इधर की ओर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। करंट का डायरेक्शन ये, और फील्ड आपका अंदर की ओर है, तो करंट का डायरेक्शन हम ये रखते हैं। और फील्ड, एक सेकेंड, हाँ, अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो आप देखोगे थंब कहाँ पॉइंट हो रहा है? नीचे की ओर। दिख नहीं रहा होगा पर थंब नीचे की ओर पॉइंट हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा स्लाइड करूं, एक सेकेंड, थंब देखो आपको दिख रहा होगा नीचे की ओर पॉइंट हो रहा है। अगर मैं इस एंगल से दिखाता हूँ, इस एंगल से नहीं विजिबल है। हाँ, एक सेकेंड। अब देखो थंब दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसे ले जाता हूँ ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है, तो थंब का डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसीलिए बीटा पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है। और ये तो आपको पता है ये क्यों डायरेक्ट जल्दी मूव कर गया? क्योंकि इसका मासलेस होता है। अल्फा पार्टिकल्स में 4 AMU मास होता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव। तो पहला क्या है, स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर में यूज होता है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट होता है यूज। अब देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्मोक डिटेक्टर में जनरली क्या होता है, जब भी फायर अलार्म हो जाता है, अगर गैस रिलीज होता है या फायर होता है उसका, तब होता है। तो होता क्या है, ऐसा ही इसके अंदर सिस्टम होता है, एक अल्फा सोर्स होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। स्मोक के कारण से क्या होता है, ये एरिया फिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइजेशन करता था। अब आयोनाइजेशन नहीं कर पाता है तो करंट बंद हो जाता है। तो जैसे ही नो करंट डिटेक्टेड होता है तो ये रिंग बेल होने लगता है। तो इसका ये एप्लीकेशन एक होता है स्मोक डिटेक्टर। वैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे इसका एप्लीकेशन यूज होता है मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेलाइज करने में, स्टेलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट नेक्स्ट होता है इसका फूड को इरिडेट करने में, इरिडेटिंग फूड। हम लोग जानते हैं मैंने बताया था रेडियोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और एक हम इसको यूज करते हैं थिकनेस मेजरमेंट में, थिकनेस मेजरमेंट, थिकनेस मेजरमेंट ऑफ पेपर स्लैश एल्यूमिनियम फॉयल, फॉयल। वो इस तरीके से देखो, उसमें क्या होता है, हमें पता है कि बीटा पार्टिकल्स का कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो बीटा कर सकता था 5 से 10 मीटर तक। अल्फा बहुत कम करता है पेनिट्रेट, क्योंकि जिसका आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्फा पार्टिकल्स का आयनाइजेशन पावर बहुत हाई है, पर जो उसका पेनिट्रेशन पावर है वो कम है। तो हम उस हिसाब से सीट का भी अपना डिटरमाइन कर पाते हैं, सीट का क्या होगा। अगर अल्फा यूज करेंगे तो बहुत कम रखना पड़ेगा, नहीं तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा, तो डिटेक्टर में डिटेक्ट कर जाएगा। और बीटा रखने पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिल जाए कि हम थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा रख सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं। और एक यूजेस होता है कि हम इसको और यूज क्या चीज़ में कर सकते हैं, हम करते हैं चेकिंग ऑफ, चेकिंग फॉर ब्रोकन अंडरग्राउंड पाइप्स, इसके लिए भी यूज होता है। अब देखते हैं हमें सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या रखना है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा रेडियो आइसोटोप्स होगा, उसको हमको लीड बॉक्स में रखना है। लीड बॉक्स से ही सारा जो भी रेज निकलता है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, कहीं लीक नहीं होने देना है। दूसरा क्या है कि वो हमें अपना अपना एक्सपोजर टाइम कम रखना है। हम जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उससे ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए, जितना कांटेक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा हमें हार्म होगा। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जितना आप रेडियो एक्टिव मटेरियल से डिस्टेंस आपका दूर होगा उतना आपको हार्म कम होगा। तो आप जितना दूर रह सको उतना, इसीलिए हमें कहा जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि कभी भी रेडियो एक्टिव सोर्स के बगल में नहीं रहना चाहिए, उससे हार्म होता है बेबी को। यूजिंग सील टू एब्जॉर्ब रेडिएशन, रेडिएशन को जितना एब्जॉर्ब कराने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि रेडिएशन और किसी जगह हार्मफुल इफेक्ट उसका ना हो। अब हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स ओवर होता है। Now we are going to solve some question related to it. First question. So in this question it's asking, as alpha particles pass through the electric field between two charge plates, they are deflected downwards. अब उसका रीजन बताना है। What happens to gamma ray passing, नहीं उसका रीजन नहीं बताना है, बताना है कि what happens to gamma rays passing through the same electric field. गामा रेज क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे गामा रेज क्या होता है, नो चार्ज नो मास। तो गामा रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाता है, अनडिफ्लेक्टेड पास होता है। ऊपर ही कॉन्सेप्ट पढ़े, तो क्या होगा, दे आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, नहीं ये नहीं होता है। दे आर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, नहीं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, ये होगा सी। दे फॉलो द सेम पाथ, ये भी नहीं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, अनडिफ्लेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the diagram, the circle represents an atom not to scale with the nucleus at its center. Okay. A particle is emitted by a radioactive source, approaches
द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अभी सही है? हाँ। द कर्व एरो शोज द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। ये सारा आया हुआ क्वेश्चन से, मैं उसी को कर रहा हूँ। तो हमें बताना है व्हाट इज द नेचर एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल। क्या होगा नेचर और चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स? तो हम जानते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या है, कैसा रीजन होता है? तो ये पॉजिटिव रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, तो ये पॉजिटिव रीजन होता है। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ है, नहीं तो नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट होता। पॉजिटिव है तो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो और पॉजिटिव कौन सा रहता है? अल्फा पार्टिकल्स रहता है। अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? बीटा तो -1 होता है। तो ये इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल्स और चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पॉजिटिव, बी। नेक्स्ट, emission X and Y from radioactive material are passed through a magnetic field. The diagram shows the direction of the emission, the direction of the magnetic field and effect on the emission. तो ये emission X है और ये emission Y है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से हमें समझ में आ रहा है क्या? ये क्रॉस है, मतलब इसके अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर पास जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना विच टाइप ऑफ इमिशन इज एक्स एंड विच टाइप ऑफ इमिशन इज वाई। तो इमिशन एक्स क्या हो जाएगा? इमिशन एक्स अल्फा पार्टिकल्स होता है और इमिशन वाई बीटा पार्टिकल्स होता है। हम यहाँ पे पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड में, इस जगह पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जहाँ पे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बताया था कि हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमें पता चलता है करंट का डायरेक्शन ही होता है अल्फा पार्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोर्स इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा क्वेश्चन। हाँ, इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ गामा रेज। तो हमें ये गामा रे डिटेक्टर है, ये बीम ऑफ गामा रेज है और ये थिक लिड प्लेट्स लगाया हुआ और यहाँ सोर्स ऑफ गामा रेज, यहाँ से सोर्स निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या? अ रेडियोएक्टिव सोर्स एमिट्स गामा रेज, द गामा रेज पास थ्रू टू स्मॉल होल्स इन थिक लिड प्लेट्स, देन द गामा रेज पास थ्रू द शेडेड रीजन एंड इनटू द डिटेक्टर। शेडेड रीजन में पास हो रहा है फिर डिटेक्टर में जा रहा है। तो आप पूछ रहे हैं सजेस्ट द पर्पज ऑफ टू लीड प्लेट्स। टू लीड प्लेट्स का क्या पर्पज है वो हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें टू लीड प्लेट्स क्यों लगाएं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर ले गामा रेज जो जाता है अनडिफ्लेक्टेड जाता है, लेकिन लीड से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम या तो मेरा पहला रीजन होगा टू प्रोड्यूस अ नैरो बीम, टू प्रोड्यूस अ नैरो बीम ऑफ गामा रेज। अगर दूसरा रीजन कोई आपसे पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो एब्जॉर्ब। लीड का काम क्या है? एब्जॉर्ब गामा रेज that are not on, that are not on path। जो पाथ के साइड में है गामा रे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेना, ये दो प्रॉपर रीजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज इज सेटअप इन द शेडेड रीजन। इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जैसा भी होगा मे बी मैं ऐसा बना ले रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द डिटेक्टर। हमें बताना है डिटेक्टर, डिटेक्टर में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि गामा रेज क्या होता है, गामा रेज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गामा रेज अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, नो चेंज इन रीडिंग, नो चेंज इन रीडिंग, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से, नो चेंजिंग रीडिंग, गामा रेज को कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट द रिलेटिव आयोनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस। आयोनाइजिंग इफेक्ट के बारे में बोल रहा है और इसके बारे में डिफरेंस बताने बोल रहा है कि क्या रीजन है जिसके कारण से आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, हम जानते हैं आयोनाइजिंग किसका होता है, आयोनाइजिंग पावर जो होता है, आयोनाइजिंग पावर अल्फा का ज्यादा होता है, फिर बीटा का, फिर गामा का, और पेनिट्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो पहला रीजन ये हो सकता है कि मास ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा ग्रेटर देन मास ऑफ गामा, ये रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन क्या है? चार्ज, अल्फा पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज एट अल्फा, चार्ज एट बीटा, और लास्ट है हमारा चार्ज एट गामा। इसके बाद क्या हो सकता है? स्पीड, स्पीड गामा का ज्यादा होता है, फिर स्पीड बीटा का होता है, फिर होता है स्पीड अल्फा का, क्योंकि गामा तो रेज हो गया तो लाइट के स्पीड से जाता है। और मास भी, गामा का मास बहुत कम होता है, जीरो होता है ऑलमोस्ट, तो जीरो ही होता है, ऑलमोस्ट क्या जीरो ही होता है, तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाता है। बीटा का थोड़ा मास होता है तो वो थोड़ा धीरे, और अल्फा का तो बहुत मास होता है, 4 AMU के आसपास होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स होता ही है 2 अल्फा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं फिर अभी आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज होगा। अब मैं इसका दिखाता हूँ सिमुलेशन भी। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। A beta particles enters a uniform magnetic field directed out of the page. Out of the page मतलब क्या? ये आपकी तरफ आ रहा है, बाहर, और डॉट का मतलब ही होता है कि बाहर आ रहा है। अब बीटा पार्टिकल्स पास हो रहा है, बीटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बीटा इधर मूव कर रहा है, तो मतलब क्या? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें देखना है, हमें बताना है कि क्या होगा। इन विच डायरेक्शन इज द बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द फील्ड? किस डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होगा, देखते हैं। अब देखते हैं इस डायग्राम से, मैं सिमुलेशन लाया हूँ। तो ये फिंगर जो होता है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है, हमारा थंब, थंब क्या डिनोट करता है? फोर्स, किधर फोर्स लग रहा है। उसके बाद का जो फिंगर होता है वो हमारा क्या डिनोट करता है? फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन। और जो हमारा थर्ड फिंगर होता है वो हमें क्या डिनोट करता है? करंट। और सब 90 डिग्री होता है। तो देखो करंट का डायरेक्शन ये है, ये करंट है, तो मैंने करंट के डायरेक्शन में अपना थर्ड फिंगर रख दिया है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रहा है, दिख रहा है ये फिंगर, सेकेंड फिंगर। अब देखो थंब क्या फोर्स को डिनोट कर रहा है, तो थंब किधर? ऊपर की ओर कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। बीटा पार्टिकल को फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, ये आंसर होगा, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।